जिनकी विजन एडवीना माउंटबेटन से आगे ना बढ़ती हो वो विजनरी नहीं कहलाते हैं। ऐसे ऐसे महापाप इस देश में हुए हैं कि आपको बताऊंगा तो रोना आ जाएगा। 1960 में एडवीना माउंटबेटन इंडोनेशिया या मलेशिया के किसी टापू पर अकेली पिकनिक मना रही थी। उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर यहां पता चली और बात खत्म हो गई। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, इसलिए आपको वहां ले जाना चाहता हूं। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो जरूर उनको याद होगा। 79 में भारत में एक आदमी बिहार के सिताब दियारा नाम के छोटे से गांव से निकला जो बिहार में है, और उसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जिसे भारत का इतिहास जेपी मूवमेंट के नाम से जानता है। उन जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 79 में हुई। मैंने इसलिए कहा कि जब आपकी निगाह में सत्ता 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 होती है तो आप अंधे हो जाते हैं और आप इतिहास की भूलों को और मजबूत कर देते हैं। जेपी की डेथ हुई, उसके बाद पार्लियामेंट में सवाल उठा कि क्या जेपी को भारत की संसद में हमें श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग खड़े हो गए और बोले जेपी तो भारत के संसद के मेंबर नहीं थे, लिहाजा इनको श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है। लेकिन मुझे दुख है 79 में बड़े बड़े हिंदू पुरोधा मौजूद थे। जिन लोगों ने जेपी के मूवमेंट से सत्ता प्राप्त की थी वो मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि 1960 की में एडवीना माउंटबेटन का देहांत मलेशिया के किसी टापू पे हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में उन्हें किस हैसियत से श्रद्धांजलि दी थी, पूछा नहीं किसी ने। इसलिए आपने पूछना छोड़ दिया था और अब पूछ रहे हैं तो इतने पगला गए हैं कि जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन रहे हैं। अभी आपने सिर्फ पूछना शुरू किया है, कुछ करा नहीं। इसलिए कभी गोत्र बताते हैं और गोत्र कभी मस्जिद में जाके बताते हैं। गोत्र मंदिर में बताया जाता है, मस्जिद में नहीं बताया जाता। इसलिए इस बौखलाहट का कारण यह है कि आप किसी को गाली मत दीजिए। आप अपने पुरुषार्थ पर, अपने इतिहास पर, जो कोई 47 से नहीं शुरू होता है, हजारों हजारों साल का इतिहास है आपका। ये बीच में कुछ औरंगजेब टाइप के जिहादी इस देश में आ गए होंगे और उनकी नाजायज औलादें इस देश में दंगा और गुस्सा करके इस देश को छिन्न भिन्न करने की चुनौतियां देती हों। ऐसा ही एक जिहादी भारत की संसद में आता है हर बार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले का जिहादी है वो, उसका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। ये नाम और पहचान इसलिए बताता हूं कि आप गलती न कर दें। हर बार आता है। एक तो संकट इस देश में यह है कि कोई 10 साल पहले अपीजमेंट नहीं हुआ इस देश में जिहादी मुसलमानों का। यह अपीजमेंट की बीमारी हमारी बहुत पुरानी है। जिनकी भावनाएं जरा जरा सी बात पर टूट जाती हैं, जिनकी भावनाएं टूट जाती हैं उनकी फिर भावना नहीं होती है, और ऐसी भावनाओं की कदर नहीं करनी चाहिए जो बार बार टूट जाती हो। 1937 में वंदे मातरम को लेकर के झगड़ा हुआ। वो जो पाकिस्तान के रहनुमा थे और ये भारत के मुसलमान जो रहनुमा थे, इन्होंने कहा साहब वंदे मातरम गाने से इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है, लिहाजा हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। उनकी ठेस रात से ऊपर थी। तुम्हें नहीं गाना मत गाओ यार, तुमको कह कौन रहा है कि तुम गाओ। हमने तो नहीं कहा कि तुम वंदे मातरम गाओ। लेकिन एक चाटुकार नेता ने मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवाई, जिना, इन सक्कार मक्कार मुसलमानों ने एक एजेंडे के तहत कहा और 1937 में यह समझौता हो गया कि वंदे मातरम का सिर्फ एक पैराग्राफ गाया जाएगा, बाकी से क्योंकि भावनाएं ठेस पहुंच रही थी। 37 में किया, 47 में 2 हिस्सों में ठेस इतनी लगी कि देश में 21 लाख लोग मर गए और देश बट गया।
लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, जिसको आपको मैं ताकत देना चाहता हूं, तथ्यों पे देना चाहता हूं, इन्हीं सरदार पटेल को एक दूसरा काम सौंपा गया और फूल वाले चचा ने इनसे कहा कि आप जब 14 अगस्त की रात में एक झूठी मक्कार तारीख तय करके जब आजादी की घोषणा हो जाए तो आपको संसद में वंदे मातरम के लिए किसी से बात करनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम हो। सरदार पटेल ने कोई हाँ ना में नहीं कुछ कहा, सिर्फ सर हिला करके कहा हो जाएगा। वो बिजी हो गए अपने काम में। सरदार पटेल ने देश के एक बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा। उस जमाने फोन बहुत नहीं होते थे। वो टेलीग्राम, वो जो बहुत बड़े संगीतकार थे वो मद्रास में थे। मद्रास से उन्होंने जो टेलीफोन नंबर सरदार पटेल के ऑफिस का था उस पर फोन किया। सरदार मिले नहीं, लेकिन उनके जो पीए था उसको बता दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे टेलीफोन आया है। सरदार पटेल ने पलट के जब उनको फोन किया और उनसे कहा कि आपको मेरा टेलीग्राम मिल गया, मैं चाहता हूं कि आप भारत की संसद में रात में जब आज़ादी की घोषणा हो तो आप वंदे मातरम गाएं। आज हम में से कोई भी आदमी उस आदमी का नाम नहीं जानता। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमसे जुर्म हुआ है, हमें कबूलना चाहिए। सरदार पटेल ने जब उनको फोन किया तो उस शख्स ने मद्रास से एक ही लाइन कही कि सरदार साहब, मैं वंदे मातरम गाने आ जाऊंगा, मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आज के जमाने में कोई शर्त होता तो राज्यसभा की टिकट मांग लेता। लेकिन इतने कद्दावर लोग थे जो इतिहास में आपके लिए राहें आसान करके चले गए, लेकिन आपने उन राहों को भी सड़कों पे जिहादियों के सामने नतमस्तक होकर समर्पण कर दिया। सरदार पटेल से उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। वो संगीतकार थे तो क्या उनको पता नहीं था कि चचा नेहरू ने 1937 में समझौता कर लिया है? तो संगीत बजाने वाले को भी राष्ट्र की उस भावनाओं का पूरे तरीके से ज्ञान था, और जब मौका आया तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इस राष्ट्र के लिए मांगा। सरदार पटेल ने उनसे कहा आप आ जाइए। वो आ गए। इसी तरीके का पार्लियामेंट हाउस है, ऐसे ही था, इसका बड़ा रूप था। चचा नेहरू अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे क्योंकि भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती थी। लगातार इधर उधर, डेस्टिनी, दिस दैट। चचा नेहरू नीचे उतरे, सरदार पटेल की तरफ देखा और सरदार पटेल से कहा वंदे मातरम। सरदार पटेल ने जिस शख्स को बुलाया था उनकी तरफ देखा और उनसे कहा आपको वंदे मातरम के लिए मंच पे जाना है। जानते हैं उस आदमी का क्या नाम था? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे आए और राग में 9.5 मिनट की 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में जिस दिन तथाकथित आजादी की घोषणा हुई थी उस दिन वो बजा। इस देश के नेताओं से, समाज से एक सवाल है, 1947 की उस बहस में मत जाइए कि 15 अगस्त की डेट कहां से आई थी, कैसे आई थी, वो एक अलग विवाद है। लेकिन अगर ये डेट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो उस रात जो वंदे मातरम भारत की पार्लियामेंट में बजा था वो मेरे ऊपर मान्य होगा, या 1937 या 1935 में किसने किससे क्या समझौता हुआ वो मान्य होगा। उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया। फूल वाले चचा की समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन सरदार पटेल ने आने वाली नस्लों को यह कहा कि जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया है तो फिर पिछले 70 सालों से भारत की संसद में जब सत्र का समाप्ति होती है तो ये ऊपर की 4 लाइनें क्यों गाई जाती हैं? हो सकता है कि सत्ता में बैठने वाले लोगों को ये बारीकियां ना पता हो। हर चीज सत्ता में बैठने वालों को पता हो, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम ऐसे मुद्दों को तथ्यों पे,
तर्कों के साथ, रीजन के साथ समाज में जब लाते हैं तो सत्ता भी चौंक जाती है और सत्ता को भी लगता है कि ये बात शायद उन्हें नहीं पता थी, क्योंकि हमारी ये गलतफहमी है कि सत्ता में जो लोग होते हैं उन्हें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है। इसका मैं भाव बताना चाहता हूं ताकि आपके मन में ये हो कि ऐसी कोई भी बात हो, बिना ये डरे, बिना ये झटके कि हमारी बात सुनता कौन है। आपने 700 साल के बाद ऐसा भेजा है जो आप ही की सुनता है और बहुतों की नहीं सुनता है, क्योंकि 700 सालों के बाद पहला कोई ऐसा आया है जो उनकी सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो बकवास के अलावा कुछ करते ही नहीं है।